Assalamu alaikum. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are, all of you. A very warm welcome to Mere Pyare Allah Mian, which is a tribute to our very own Farooq Kaisar, the first puppeteer, the first international puppeteer from NCA. And it's a tribute by the puppeteers of NCA, who have been through together many, many years, and it continues to be a very viable movement even today. It's my privilege. It's my privilege क्योंकि आज जब मैं आपको देखती हूँ जो आपके पपेटियर्स हैं तो मुझे वो वक्त याद आता है बहुत पहले 70 की दहाई थी और हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे एनसीए में छोटी सी स्टूडेंट बॉडी थी और कहीं पपेट्री वगैरह का कोई निशान नहीं था हाँ मुझे ज़ाती दिलचस्पी ज़रूर थी क्योंकि मेरी नानी ने जब वो इंग्लिस्तान से आई थी मैं 5 साल की बच्ची थी तो अपने साथ पपेट्स लेके आई और जब से लेके और अब तक वो दिलचस्पी और मैं कहूँगी वो पैशन जो है वो कायम है। मुझे इस बात की खुशी है कि ये पैशन जो है मेरा वो मुझसे औरों तक पहुंचा और अब बिल्कुल फलता फूलता नजर आता है। सो फारूक कैसर शुरू कैसे हुआ? शुरू ऐसे हुआ कि हमें मौका मिला जब असलम अजहर एमडी बने जब भुट्टो साहब की हुकूमत आई और उन्होंने शुएब और मुझे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना फ्री हैंड दिया और कहा क्या करना चाहते हो? हमने कहा बच्चों का प्रोग्राम करना चाहते हैं और वो बहुत हंसे और कहा बच्चों का प्रोग्राम करना चाहते हैं? हमने काम करना चाहते हैं। एंड दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड ओके दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। फारूक कैसर को मैं पहले से जानती थी, उसके जो स्किट्स होते थे कैंप फायर के ऊपर उनसे महसूस भी होते थे और इत्तेफाक की बात थी कि जब हम ट्रिप लेके गए ईरान 71 में तो आई सैट नेक्स्ट टू हिम इन द बस और रात गए तक क्योंकि बस रात को चलती थी अक्सर हमारी कोशिश होती थी कि ड्राइवर को जगाते रहे तो गाने गाते रहते थे स्टूडेंट्स। तो मौका मिला फारूक से काफ़ी लंबी बातचीत और मैं जानती थी उसे मज़ाक में दिलचस्पी है तो मैंने उसे बहुत सारी उन प्रोग्राम्स के बारे में बताया जो कि मैंने देखे थे बीबीसी टीवी और वगैरह वगैरह एंड इट वाज अ वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन। खैर फास्ट फॉरवर्ड हमें फ्री हैंड मिला, अब जो मर्जी करो, और हमने कहा बच्चों का प्रोग्राम करना और उसमें पपेट होगा। तो मैं फारूक को ढूंढने के लिए गई और वो ग्रेजुएट कर चुका था, इधर उधर फिर रहा होता था एनसीए में रोजाना, गालिबन रोजगार की तलाश थी। तो मैंने कहा उसे हमारे साथ प्रोग्राम करोगे टीवी पे? मेरे ख्याल में पहला ख्याल उसे आया पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे तो मैंने उससे कहा कि भी पपेट बनाना है, तो मेरा नहीं ख्याल से पता था मैं बात क्या कर रही। तो मैंने कहा और प्रोग्राम के पैसे मिलेंगे, तो फौरन हामी भर ली और हमने जाके और सेसमी स्ट्रीट की स्क्रीनिंग देखी और शुएब मैंने तय कर लिया था कि एक देसी बत्तख होगी और उसका नाम भी तय कर लिया था कि उसका नाम बी बत्तख होगा। और फारूक कैसर को पहला प्रोजेक्ट ये मिला कि बी बत्तख उसकी इजाद होगी और बी बत्तख बनी और फारूक ने अपने साइज की बनाई, तो लिहाजा बहुत लंबी बत्तख थी जिसका हाथ ऊपर सर में था, एक हाथ फारूक का और दूसरा हाथ नीचे था हिप पे। और शुएब चूंकि बिल्कुल नहीं जानते थे फारूक को तो वो काफी थे कि भी अच्छा ये लड़का कर लेगा। मैंने कहा देखें तो सही। तो एक दिन रिक्शे में बत्तख को बिठा के तो 156 जी आ गया और बत्तख को लेके, और जिसे कहे कि एक फौरी तौर पे शुएब हाशमी, बी बत्तख और फारूक कैसर में ऐसी केमिस्ट्री हुई और ऐसी मैं तो कहती हूँ लव एट फर्स्ट साइट हो गया तीनों में। And that's how the first puppet for Akkar Bakkar started. And it continued with another puppet, जो कि क्लास फेलो था फारूक का, शाहिद नदीम, जो कि ग्राफिक डिजाइनर था। उसने भालू बनाया, भालू शायर था, उसकी शेर और शायरी का बेड़ा फारूक ने उठाया। और मुझे याद है कि
सबसे पहला शेर था जो कि जिसमें टेस्ट था भालू का कि भी वो शायर बन सकता कि नहीं। तो पहला शेर था अक्कर 71 72 73 74 75 77 78, और सब लोग कह रहे हैं वाह 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 क्या शेर कहा। तो बात वहां से शुरू हुई थी। अक्कर बक्कर slowly became a hit. The next puppet was small sized. It was चचावल खान. उसकी आवाज इरफान खूसट की थी, वो इसलिए क्योंकि मुनीजा उसको पीटीवी में लाना चाहती थी। चचावल खान एक पख्तून था जो कि सादा भी था लेकिन समझदार भी था, और वो बना हमारे घर में था। और उसके साथ के जो पेयर थी वो समीना अहमद थी, जो नई नई थी, बहुत चंचल और खूबसूरत खातून थी, जो कि पीटीवी में उसी वक्त आई थी। तो एक हल्की सी फ्लर्टेशन चचावल खान में और समीना अहमद में डेवलप हुई, जिसकी वजह से वालदैन भी जो थे उन्होंने अक्कर बक्कर देखना शुरू कर दिया। I think that I'll stop the story there, because what I wanted to say was that Farooq learned at that point that the puppet is apart from the puppeteer. The puppet takes on a new personality which is independent of the puppeteer. He understood that. और मेरे ख्याल में ये जो एक खास चीज थी इस फन के बारे में, वो उसे सारी उम्र उसके साथ रही। जिस तरह के कई दफा बहुत कड़वी बातें भी उसके पपेट्स कह देते थे, लेकिन चूंकि फारूक वहां पे नहीं मौजूद होता था, वो पसे पर्दा कहीं था, तो लोग जो थे उन पपेट्स की ज़बानी वो सारी बातें सुन लेते थे। इसीलिए मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, this tribute is to Farooq Kaisar from the puppeteers of NCA. And while I introduce the various puppeteers here, and they are in no particular order, but I want to first start with Imran Qureshi, क्योंकि Imran has been there throughout. Puppeteers जिन्होंने शुरू किया और उस मूवमेंट को मेरे ख्याल में एक ताकत भी बख्शी और एक विजन भी दिया, उसको इमरान ने सस्टेन किया इतने साल। अगर आप सब लोग मेरी बात माने तो मैं ये कहूंगी कि इमरान ने हम सब की जिम्मेदारी जो है वो अपने कंधों पे ले ली। और सो इमरान कुरैशी lives, loves and works in Lahore. He's a visual artist. He teaches at the National College of Arts. He's been teaching since 1993. And he works as a coordinator for the students' extracurricular activities, which gives him the unique position of being the leader in the puppeteering movement. We have today also with us Kiran Khan, who's an educator. She's a textile designer. She's the head of textiles, fashion accessories at BNU. I'm very proud that I enticed her into BNU because earlier she was teaching at the Pakistan Institute of Fashion Design, and for 8 years, in fact, before she came to set up the textile department at BNU. And then we have Tazeen Qayyum, who's a contemporary visual artist, and she works across media. She lives in Canada, but I like to think that our heart is right here with us in Lahore. And she's a founding director at Art Address, which is an artist-led collective. And she's currently a member of the board of directors at Oakville Galleries and at the Arts Council at the Oakville Hospital. So, and then Ayaz Kidwai, who's right here in Lahore with us. He graduated in '96. He's a practicing creative and technology designer ever since then. It makes one happy and proud that these people are all over the world. Faisal Anwar, who is in fact acting as our host today, is a new media artist and an interactive producer. He's working between Canada and Pakistan, and he's currently curator of the next Karachi Biennale.
which is hopefully going to be in 2022. And so we'll see a lot more of him. You will notice that I don't mention that he is connected to Tazeen Qayyum. Khurram Nazir, who is an architect, he did his, of course, studied at NCA. Then he went and did his master's in construction management from UNSW in Australia. He worked as a project manager for 11 years before moving to Abu Dhabi in 2008, where he worked on the Louvre Museum, which is, of course, one of the delights of Abu Dhabi, one of the main attractions. Sumaira Tazeen, who lives in Canada, is a practicing visual artist and an educator, and a former associate professor of the Indus Valley School of Art and Architecture in Karachi. Asya Khurram, no connection to Khurram, who I mentioned earlier. She graduated at NCA and did an MBA from UNSW in Australia, where she worked as an architect before moving to Abu Dhabi. Guess why? In 2008. And she's currently working in Abu Dhabi. She's worked on the Midfield Airport project for the government of Abu Dhabi. Nadeem Hassan graduated in 1993 as an architect from NCA. He's received the World Architecture Award twice. He is the primary architect at Numa, which is an architectural firm in Karachi, which works both in Pakistan and elsewhere. So we're in very distinguished company, everybody. लेकिन मेरे ख्याल में आज चूंकि हम पपेट्री की बात कर रहे हैं, तो मैं इनको माजी की तरफ लेके जा रही हूँ। जब इन लोगों ने वो बीज बोया जो कि बहुत पहले फारूक कैसर ने जिसकी जो शुरुआत की थी, और उन्होंने वो सब काम किए जो कि मेरे ख्याल में पपेट्री की फ़रोग़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और सच्ची बात तो ये है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, बहुत से ऐसे लम्हे हैं, बहुत से ऐसे ख़यालात हैं जो कि पपेट्री के ज़रिए हम इनका इज़हार कर सकते हैं, जो वैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में शायद उनका इज़हार नहीं हो सकता। तो I'd like to invite इमरान first. इमरान, थोड़ा सा बताएं कि इन सालों में, मुझे याद है आपका थीसिस जो कि पपेट्री के बारे में था, और इस बात से बहुत मेरे ख्याल में इन्फ्लुएंस था कि आप पपेटियर थे। थोड़ा सा बताएं कि इन सालों में क्या कुछ किया, क्या कुछ हुआ, और आपके ख्याल में पपेट्री बहैसियत एक फ़न के, उसका एनसीए के जो मुख्तलिफ फ़नून हैं, मुख्तलिफ शोबे हैं, उनसे क्या ताल्लुक़ है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सबको सलाम मेरा। इस वक्त हम ऐसे मौके पे आए हैं कि फारूक कैसर साहब के हवाले से यहाँ गुफ्तगू हो रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बात उसी रेफरेंस के साथ करूँ। तो जो पपेट्री के साथ मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था, वो तो अंकल सरगम हैगा के थ्रू हुआ, जब हम छोटे थे, टीवी पे देखते थे, और विदाउट नोइंग द फैक्ट कि फारूक कैसर इसको करते हैं, क्योंकि हम छोटे थे तो हमें अंदाजा नहीं था, लेकिन जब जिस तरह बड़े होते गए तो वो फिर शख्स सामने नजर आना शुरू हुआ। और जब मैं एनसीए आया तो हमारा जो पहला लेक्चर था पपेट्री पे, उसमें आपने फारूक कैसर का और अंकल सरगम का जिक्र किया था, क्योंकि आप ही ने वो लेक्चर दिया था पपेट्री पे, विजुअल आर्ट की क्लास थी। और मुझे याद है कि आपने यही बात की थी कि जिस वक्त डिक्टेटरशिप में जब हर बात करने की एक पाबंदी थी, तो पपेट्री को जिस तरह फारूक कैसर ने इस्तेमाल किया बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए, और जिसको पकड़ नहीं हो सकती थी, तो वो मुझे बड़ा एक अट्रैक्टिव सी चीज़ लगी कि ये दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। लेकिन उसके बाद 92 में आप हम लोगों को फाइन आर्ट डिपार्टमेंट को इंडिया लेके गई थी, और जब मैं वापस आया तो नदीमुल हसन जो हमसे सीनियर थे और दोस्त भी थे, तो उन्होंने उसी वक्त, वो शायद बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे फौरन हॉस्टल में पकड़ लिया और कहा कि मेरे जहन में मैं एक पपेट सोसाइटी बनाना चाहता हूँ, और
मैं उसका प्रोड्यूसर हूँ, तुम डायरेक्टर होगे। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा मैं कैसे डायरेक्टर होगा, मैंने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं की। तो नदीम का, लेकिन अब मैं कहता हूँ नदीम की हर बात से हम इख्तिलाफ करते, लेकिन इससे मैं कहता हूँ कि नदीम का विजन इसमें बिल्कुल सही था 100%। तो खैर, नदीमुल हसन ने बेसिकली, नदीम का आइडिया था पपेट क्लब को ऑफिशियली एज ए वन ऑफ द सोसाइटी इंट्रोड्यूस कराना एनसीए में। बाकी क्योंकि उसका नौटंकी, स्किट्स क्लब, माइंड, सारी चीजें हो रही थी, लेकिन उनकी फॉर्मेशन जरा फर्क थी, लेकिन उसको प्रॉपरली चैनलाइज किया और बाकी सोसाइटीज ने भी उसी टाइम पे किया, और पपेट्री नदीम ने इसको इंट्रोड्यूस कराया और हम लोग सारे उसमें फिर शामिल हुए नदीम के साथ। तो मैं फर्स्ट डायरेक्टर था इसका, और लेकिन हम सारा जो अमल था हमारा वो बहुत ही टीम वर्क को जाता है क्रेडिट, क्योंकि हर चीज में, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो, चाहे वो म्यूजिक जो अयाज किदवाई करते थे, हम अक्सर लाइव म्यूजिक पे परफॉर्म करते थे, तो काफी रिस्क हमने लिए थे पपेट्री में। और मेरा ख्याल है वही चीज थी जो लोगों में एकदम अट्रैक्ट की कि हमने उसका पूरा आइडिया चेंज किया। जो फारूक साहब ने सफर शुरू किया था अंकल सरगम हैगा का और मासी नसीबे का, उसको हम किस तरह से मजीद आगे लेके गए, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज थी और एक चैलेंजिंग चीज थी। दूसरी बात मैं अभी शायद कह दूं, क्योंकि आगे पता नहीं, बाकी काफी सारे लोग हैं तो सबकी बारी आनी है। फारूक साहब से कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी बात भी नहीं हुई, लेकिन उनका जिक्र तो हमेशा रहा पपेट्री के हवाले से एनसीए में, जब तक मैं रहा, पढ़ता भी रहा और पढ़ाता भी रहा। लेकिन अब 23 मार्च को जब प्रेसिडेंसी में ये जो प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स की तकरीब हुई 1 महीना पहले, तो उसमें मेरी फर्स्ट टाइम इनसे मुलाकात हुई पर्सन टू पर्सन, और वो व्हील चेयर पे थे और मैं जाके, वो मेरे साथ ही थे, उनको भी सितारा इम्तियाज मिल रहा था, मुझे भी कोई अवार्ड था, मैं एक ही रोल में बैठाया हुआ था, और बीच में बुशरा अंसारी थी जो शर्मीली का रोल करती थी पपेट में, तो उनके कलियां के शो में। तो हम तीनों ने फिर उसी वहीं से गुफ्तगू शुरू की, और मैंने उन्हें कहा कि आप एनसी जरूर आए, और हमारे तो अब नए पपेटियर्स हैं, इट वुड बी नाइस कि हमें तो मौका नहीं मिला, लेकिन आप उनके साथ कोई गुफ्तगू करें, कोई बात करें। तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड, और उन्होंने कहा बिल्कुल आप बुलाएं और मैं आऊंगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस तबीयत उनकी नासाज थी, वो व्हील चेयर पे थे और काफी मुश्किल से वहाँ आए थे, बट ही वाज हैप्पी एंड एक्साइटेड, और ही सेड कि मैं जरूर आऊंगा, आप बुलाएं तो इसको जरूर करते हैं जल्द। लेकिन वो मौका नहीं मिला, और आज हम ये शो कर रहे हैं उन्हीं के हवाले से। मेरे ख्याल में कि हमें डेफिनेटली फारूक को एक तो हम इस वक्त ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, फिर आज तहसीन पेश, लेकिन साथ साथ हमें इस बात का एहसास भी है कि उनकी लेगेसी कितनी बड़ी है, और ये है कि फारूक ने मेरे ख्याल में एक किस्म का विजन दिया है कि ये जो फन है ये किसी की खिदमत, किसी के लिए, किसी पर्पस के लिए है। फारूक ह्यूमनिस्ट थे, उनका बिलीफ था लोगों में, लोगों की कुव्वत में, लेकिन साथ ही साथ लोगों की हालत ज़ार पे भी उनकी नज़र रहती थी। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में कि we celebrate his life, लेकिन we also have responsibility to carry on his vision and his legacy, and to make sure that our art is not just about self-celebration, but it's about bigger things also. So now I'm going to call Kiran. Kiran, you know, somehow ये सारे लोग जो है ना नाचते कूदते मुझे नजर आते थे स्टेज के ऊपर, और आपका एक खास किस्म का अंदाज होता था, which was kind of like आप लोगों को कोशिश करते थे कि अपने आपे में रहें। तो लिहाजा मैं चाहूंगी कि किरण थोड़ा सा बताएं कि इस पपेटियर का जो ग्रुप था उसमें आपने अपना रोल कैसे महसूस किया, और आपने, इसने आपको क्या दिया, उस एक्सपीरियंस ने आपको क्या दिया? एक तो ये कि for us at NCA as puppeteers NCA, we were I think in first year at that time, और नदीम उल हसन उस वक्त ज़ाहिर है सीनियर थे बहुत, इमरान भी हमसे सीनियर थे, और जब हम इनकी टीम का हिस्सा बने
फर्स्ट ईयर तो वैसे ही आपको पता है एनसीए में फर्स्ट ईयर का क्या प्रेशर होता है, तो मैं तो पर्सनली बहुत डरी हुई थी कि क्या होने वाला है हमारे साथ, और ये सीनियर्स ने हमें कहा तो कर लिया, अब पता नहीं हम इनके मुलाजिम बनने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो लेकिन ये है कि क्योंकि पपेट्री का आप कह लें एक शौक था, इन द सेंस कि आप बचपन में बहुत ज्यादा अंकल सरगम को देखा हुआ था, और वो एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑन जॉनरा जब आपको इफेक्ट करता है, क्योंकि थोड़े से चैनल्स थे और थोड़े से प्रोग्राम्स होते थे जो कि बच्चों के लिए होते थे, तो उनमें से अंकल सरगम उनमें से एक था। जब हमने पपेटियर्स ज्वाइन किया, आई थिंक इन दोनों की विजन के साथ एक तो ये रियलाइज किया कि ये इन्होंने हमें बहुत एम्पावर कर दिया, यू नो, एज अ टीम, बिकॉज जिस टाइम इमरान ने कहा हमने बहुत मिलजुल के काम किया, एक टीम एफर्ट था, यू नो, वी वर देयर फॉर ईच अदर, एंड दैट creative energy of everybody just was, you know, put together, and it was almost like an explosion. And then उसके अलावा ये था for me personally, the first time I performed at you know, the Alhambra Open Air Theatre, और वो भी बहुत in seniors के कहने पे, because मैं उस वक्त मुझे पहले बहुत doubt होता था if I can do this, you know, but they really empowered us in many ways. उस वक्त I remember that शोएब साहब की बात बहुत होती थी, फारूक साहब की बात भी होती थी, और हमें ये एग्जांपल्स बहुत सारी दी जाती थी जब हम ये कर रहे थे, और फारूक कैसर का प्रोग्राम जो था और उनके जो कैरेक्टर्स थे, यू नो, दे, आई रिमेम्बर वाचिंग सम ऑफ these you know, programs that his characters had made a mark in, and I remember कि जो अंकल सरगम की डायलॉग डिलीवरी या उनका उस पपेट का कैरेक्टर, उसकी मूवमेंट, क्योंकि I was new to this world, and you know, his humor was something that the character really captured you, and that humor came you know, through him into what we were doing. And it made me realize that, you know, this puppet that I'm holding has empowered me in another way. And I can, you know, say so many things and perform with so much energy and say so many things that I wouldn't be able to otherwise. So I think that feeling of empowerment was immense, and it was great. And I remember watching one of his Uncle Sargam का program, जहाँ उनसे पूछता है कि you know, इस चीज का हाल बताना है, तो वो कहते हैं आगे से, you know, Uncle Sargam says कि अच्छा ये बताओ कि सियासी हाल बताना है या असली हाल बताना है, you know, and for years I thought, you know, what a loaded statement this is, and this man is a creative genius, you know. और फिर वो एक दफा कहते हैं, खत लिख रहे होते हैं, कहते हैं मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, अच्छा इस्तीफा दे रहा हूँ डीजी साहब को, तो वो पूछता है उससे कि ये डीजी क्या होता है, तो कहता है दहशतगर्द. Now this is, you know, decades ago, when we were not even maybe exposed to such things. So I think puppetry ने हमें empower किया, और हमें फारूक साहब ने अंकल सरगम के through empower किया, and that has, you know, trickled down even to this day. मैं उनके कभी programs देखूं अभी भी, तो मुझे लगता है कि ये वही, you know, context है, ये अभी भी हमारे जो हालात है, we as a nation, we you know, the kind of morals and ethics and values that he was teaching to such a large audience, you know, they were life learning lessons in those programs, and they still are. So I think that this genre empowered us through this individual that we had not seen, but we had seen him, you know, through a character on television. And so the genre, as Puppeteers NCA, gave us a lot of empowerment. It gave us a lot of happiness, and it just boosted our creative abilities in a very unique way. And that is the bond that, you know, you see us today after decades and decades together. And you know, I can proudly say that it's the same. You know, that energy is underlying energy is still the same. Yeah, I think there are other people that's who are true. waiting. Farouk gave empowerment through 11 long, humorless years
he made people laugh, and he gave them the strength to laugh. Tazeen, tell me, um, I saw you on the stage, and that is how you ended up being part of our Such Cup team also. And laughter is actually a very powerful tool, because laughter challenges authority. And that is something that Farooq knew very well, because the challenge to authority is essential if we want change. And इसलिए I'm interested कि भाई वो एक बड़ा formative years होते हैं जब आप तरह तरह की चीजें try out कर रहे होते हैं, exploration होती है, experimentation होती है, लुत्फ भी उठा रहे होते हैं. क्या चीजें थी puppetry के बारे में that you feel you really benefited from, और अभी भी कुछ चीजें आपके साथ हैं? बिल्कुल ऐसा ही है मिसेस हाशमी. जो कुछ उस टाइम पे सीखा और जो कुछ सीखने को मिला वो इट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, वो साथ ही है. और मतलब एग्जैक्टली व्हाट किरण पॉइंटेड आउट, मैं उसी को ही आगे करूँगी कि जब मेरी जो जनरेशन, हमारी जो जनरेशन है, ग्रोइंग अप लेट 70s एंड इन द 80s, हम तो प्रोडक्ट हैं उस टाइम के जब कुछ किसी चीज़ की इजाज़त नहीं थी, जब एंटरटेनमेंट वाज नॉट अलाउड, एंड जब फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, ये तो बात ही नहीं हो सकती थी. सो हमारी जनरेशन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दैट टाइम, राइट. और वो और उस टाइम पे वो एक ही चैनल पे एक ही बच्चों का एक एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम था, कलियाँ, वही हमारा एक्सपोजर था. एज अ चाइल्ड आप उसकी पपेट्री और उस चीज़ से फैसिनेट हो रहे थे, बट एज यू ग्रो अप आई फेल्ट कि फारूक साहब का ह्यूमर भी एक्सेसिबल था, उनका सेटायर भी एक्सेसिबल था, और वो बैठ गया कहीं जाके. इवन कि भी एक वो सरकारी ऑफिसर हैं अंकल सरगम, और उनका क्या बिहेवियर होगा, उनके क्या डायलॉग होंगे, और एक आम आवाम की रिप्रेजेंटेशन वॉज थ्रू हैगा कि वो बहुत ही मासूम सा कोई सवाल पूछेगा और उसको बहुत आराम से आप बेवकूफ़ बना लेंगे. तो ये कैरेक्टर्स जिस तरह वो इस्टेब्लिश कर रहे थे वो बैठ रहा था कहीं हमारे अंदर. एंड ऑफ कोर्स देन दैट वन फीमेल कैरेक्टर ऑफ मासी मुसीबते इतनी पावरफुल, शी कैड डू एनीथिंग, so giving that power to a female character in that whole so I think that was really important. और वो किस तरह हम as growing up हमारे जहनों पे उसका असर रह गया. और फिर जब NCI नदीम उल हसन, ये इमरान कुरैशी ने, हम जैसे किरण ने कहा, हम लोग फर्स्ट ईयर में थे जब ये क्लब फॉर्म हुआ था फॉर्मली, और हमें इन लोगों ने बोला कि ज्वाइन कर लो. मेरी अपनी जब मैं आई थी NCA अपब्रिंगिंग या जो घर का माहौल था, उसमें इस किस्म की चीज़ों की बिल्कुल इजाज़त नहीं कि लड़कियां ना एक्टिंग कर सकती हैं, ना गाना गा सकती हैं, ना स्टेज पे जा सकती हैं. बिल्कुल, ऑल्दो नॉट फ्रॉम अ कंजर्वेटिव बैकग्राउंड, लेकिन नहीं था, एक्सेप्टेड ही नहीं था ये बात. तो बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत की, घर वो कॉलिंग कार्ड से फ़ोन किया, इन लोगों ने कहा कि तुमने करना है, और मैंने अम्मी अबू को कहा कि ये इस तरह से कह रहे हैं और मैं ये करना चाहती हूँ. तो अच्छा स्टेज पे आओगी? हाँ स्टेज पे आऊँगी, लेकिन कॉलेज है, सब फ्रेंड्स हैं हम सब. और फिर आई हैड टू इंट्रोड्यूस ऑल माय फ्रेंड के ये लोग होंगे साथ. तो फाइनली इजाज़त मिल गई कि आप कर लें. बट अगेन आई थिंक उस एक्सपीरियंस से और जो आप, आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ एग्जैक्टली लाइक किरण सेड कि क्या हम कर सकते हैं और कितना किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये क्या मीडियम्स हैं. और अगेन जैसे इमरान ने भी कहा कि वो पूरा टीम एफर्ट होता था. हमारी इनपुट स्क्रिप्ट में भी थी, उसकी एक्टिंग में भी थी, अपने कैरेक्टर्स को डिफाइन करने में भी थी, और ऑफ कोर्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस वही था, क्योंकि कोई यूट्यूब वगैरह तो था नहीं कि पपेट कैसे बनता है, और कोई हमें उस तरह से क्लासेस मिल रही हो या हम गूगल कर लें. तो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस वाज कलियाँ, अंकल सरगम, रफ़ी पीर थिएटर, और और आप लोगों की किया हुआ काम, अक्कड़ बक्कड़ एंड शोएब साहब की बातें और काम. सो यही हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस था, और इसी से ही हमने सीखा कि किस तरह बनेगा, एक्टिंग क्या, किस चिड़िया का नाम है,
स्टेज पे आके आप किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे पर्सनालिटी, यू नो, यू रिमूव, जैसे आप कह रही थी, यू रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम इट एंड देन यू बिकम दैट कैरेक्टर. एंड ऑफ कोर्स सेटायर एंड ह्यूमर, यू नो, जो एक की एलिमेंट्स हैं शोएब हाशमी साहब की भी लिखने में, एंड ऑफ कोर्स फारूक साहब के तो पूरा, यू नो, his poetry, his whatever he's written and his activism. So वो बहुत एक important element, and I think that's what clicked with me, कि आप मजाक के थ्रू और हंसी मजाक के थ्रू किस तरह कोई सीरियस बात कह जाते हैं, और किस तरह आप उसमें अपने आप को you know देख सकते हैं. So I think that was my journey in puppetry. Okay, so Ayaz, who's very much here, लाहौर में अपना काम करते हैं, उनसे पूछा जाए कि भाई आपका क्या तासुर था, ये सब कुछ हो रहा था और आप एक मासूम से इंसान थे इन सारे हालात में, आपको कैसा लगा कि इस सारी एक्टिविटी ने आपको क्या दिया और आपकी जिंदगी पे क्या असर हुआ? बहुत ज़्यादा असर हुआ, बिकॉज अगेन जिस तरह से बात हो रही है, हमारे बचपन में कलियां वाज वन ऑफ द मेजर exposures that I had as far as puppetry is concerned, kids entertainment, local desi kids entertainment is concerned. और जब हम लोगों ने शुरू किया ये, नदीम ने और इमरान ने, and they kind of you know asked me to be a part of it. मेरा रोल जो मुझे समझ में आया था वो ये था कि मुझे म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ इनपुट देनी है अपनी. बट शुरू में हम सब ने, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, वी गॉट इनटू पपेट मेकिंग एंड परफॉर्मिंग विद दोज पपेट्स, एंड वी ट्राइड डिफरेंट टेक्निक्स. उसमें कुछ टॉय के साथ, यूटेंसिल्स के साथ पपेट्स थे, ग्लव पपेट्स थे, और so all of the exposure as far as Kaliyan is concerned, Farooq Kaisar saab's work is concerned, और उसमें जो जिस तरह का ह्यूमर होता था, मतलब that laid a foundation to, I think, our contribution to whatever we produce. जो भी हम लोगों के छोटे मोटे plays होते थे या स्टोरीज होती थी पपेटियर्स के लेवल पे, जिस तरह अभी तज़ीन ने बात की कि यू नो हम उस जनरेशन का हिस्सा हैं जिसमें कि रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी, और बिकॉज ऑफ डिक्टेटरशिप बहुत सारी चीज़ों का हमें कुछ मतलब अंदाज़ा ही नहीं हो पाता था. टिल अ सर्टेन एज वी वर नॉट एक्सपोज टू लॉट ऑफ थिंग्स, एंड उससे लेकिन एक फ़ायदा बहुत हुआ. वो फ़ायदा ये था कि हमारी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गई थी. इसको अब एक पंजाबी या उर्दू में एक टर्म बहुत कॉमनली यूज़ होती है, जुगाड़े. सो यू नो बिकॉज ऑफ ऑल दोज लिमिटेशंस वी हैड टू फाइंड अ वर्क अराउंड यू नो टू गेट ओवर ऑल दोज हर्डल्स एंड लिमिटेशंस. पपेट्री ने इनफैक्ट, ये उनका जो कैरेक्टर था फारूक साहब का, अंकल सरगम वाला, उसमें मैंने जो नोट किया था हमेशा वो ये था कि बहुत सी सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर वही बात एक पपेट कह देगा या स्क्रीन पे आके पपेट कहते हैं तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है. एंड वो बहुत यू नो एक द पपेट कुड गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय यू नो एक्सप्रेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज, एड्रेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज रादर. और सिमिलरली जो वही पपेट्स जो गाने बजाने में और जो लिरिक्स हैं किसी सॉन्ग के, जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक्स के ऊपर बात हो रही है, मतलब सफाई के ऊपर, हाइजीन के ऊपर बात हो रही है, प्लास्टिक बैग्स के ऊपर बात हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है, करप्शन के ऊपर बात हो रही है, तो वो कह जाता था पपेट, उसको कोई पकड़ नहीं सकता था, बिकॉज वो तो पपेट ने कहा है ना. बहुत से ऐसे मसाइल थे जो कि मैं फारूक साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था काफ़ी पहले, जैसे उन्होंने जिक्र किया था कि कहीं पोलियो की इंजेक्शंस वगैरह की कोई ड्राइव थी और उनको प्रॉब्लम ये आ रही थी उस टीम को कि उस पर्टिकुलर एरिया में जाते थे तो वहाँ के जो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड था जिन लोगों का,
वो पोलियो की कतरे वाली जो टीम थी, कतरे पिलाने वाली, उनको वो आगे काम नहीं करने देते थे फील्ड में. सो द पीपल केम टू फारूक साहब एंड आस्क्ड हिम कि ये इसका कोई हल बताएं. तो फारूक साहब ने कहा कि अंकल सरगम के ऊपर आप वहाँ पे रिसर्च करवा के देख लें, if that character is acceptable. And they found out that is acceptable. So Uncle Sargam actually went and taught and gave this learning basically to the people of that area कि polio drops are actually beneficial for the kids. अब ये मैं एक छोटा सा वाक्य बता रहा हूँ कि रियल लाइफ में भी इट्स नॉट लाइक कोई शो हो रहा है या स्क्रीन के ऊपर कुछ हो रहा है. इट्स एक्चुअली रियल लाइफ where a puppet, a character, not a human being, goes and delivers a message, and that is accepted. Whereas a real life human being was doing that, and he or she was not being accepted. So हम लोगों ने जब फर्स्ट ईयर में शुरू किया तो हमें पपेट्स क्लब, तो इसकी ताकत का अंदाज़ा मेरे ख्याल है इतना नहीं था. स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें समझ में आया, जैसे कि हमें रिस्पॉन्स मिला अपनी ऑडियंस का. और जिस तरह मैंने अभी वाक़या बताया आपको फारूक साहब का, जो मैंने कहीं इंटरव्यू में सुना था, हम लोगों ने भी मेरे ख्याल है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, काफ़ी सारे सोशल इश्यूज़ को एड्रेस किया था थ्रू आवर शोज़ दैट वी डिड इन लाहौर एंड एल्सवेयर, जिसमें कि एनवायरनमेंट के बारे में कोई शो था या कोई हमारी परफॉर्मेंस थी, कोई दरख्तों के बारे में कोई परफॉर्मेंस थी. एंड वी वर able to convey our message, although it was not at all a controversial message, but we were able to convey our message very, with a greater impact. और मुझे याद है एक परफॉर्मेंस में, I think it was Alhambra open air में हम लोग कर रहे थे, and it was like we all had masks and black clothes on, and मुझसे कुछ मिस्टेक ये हो गई कि मैं आई फॉरगॉट माय क्यू व्हेन आई हैव टू एंटर. उससे पहले मेरा जो रोल था वो था मामा बूटा का, आई वाज अ ट्री. तो उससे पहले जो लाइंस चल रही थी, वो डायलॉग्स थे, उसमें ये था, बच्चे कोई 3-4 हज़ार बच्चे बैठे हुए थे, तो उनको ये कहा गया था कि जब वो आए कुल्हाड़ी लेके दरख्त को काटने, तो तुम मुझे आवाज़ दे देना, मामा बूटा कह के बुला लेना. अब मैं गलत टाइम पे एंट्री मैंने दे दी, जब कुछ पहले मैं चला गया और मैं जाके खड़ा हो गया. अब वो सारे लोग जो है, सारे बच्चे जो हैं, वो कहना शुरू हो गए, मामा बूटा, बुलाने लगे मामा बूटा को. मतलब उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि दे डिडंट नो कि ये गलत है एंट्री, बट द इम्पैक्ट वाज सच दैट द किड्स वर इन्वॉल्व्ड सो मच कि वो बिलीव कर रहे थे कि यार वी हैव टू सेव दिस कैरेक्टर, दिस ट्री that is there. तो पपेट्री ने जिस तरह इम्पैक्ट मतलब मेरी लाइफ पे किया, लेटर ऑन आफ्टर आई ग्रेजुएटेड, there were lots of instances where it's not that I had to make puppets or I had to perform puppets, but that knowledge actually helped me, or has helped me, and still helps me in coming up with creative solutions and creative ways to convey messages which are otherwise slightly difficult to accept if they are sent unfiltered. I think that is one of the most enduring facts about puppetry, that it does, because it's very subliminal. तो एक तरह से it goes below the radar और लोगों को vulnerable कर देता है, जिस तरह से कहानियां करती हैं बच्चों को. So no doubt. And Faisal, I'd like you to talk about your experiences. और वो इसलिए भी कि मेरे ख्याल में कि बहुत सारी चीजें, because you as a person who works across mediums, I think probably have gained a lot from those years and what you did, and have continued, I think, to tap into what you learned at that point. Yeah, and that's absolutely true. जो अयाज अभी बात कर रहा था, या किरण और तज़ीन ने भी बात की, I think there is a sensibility of the craft of the medium, right? Which I think is very fascinating. The way we construct the story, the way we experiment with the medium, and the way we
come up with a narrative and a storytelling, and then the whole idea of bringing a social impact या social value की उसमें एक बात. I think I remember हमने we started again thanks to Nadeem and Imran for initiating that and brought all of us in. Like, and we started as a very sort of as a medium to explore what we are trying to say, but eventually we started looking at the relevance of the mediums, right? Okay, we can actually talk about these social issues with this medium, and that's where I think we resonate a lot. I mean, I resonated a lot with that framework, and I think somehow it trained us, it trained me to have this freedom of a pleasure of playing with the medium, right? Regardless where you are, regardless what type of constraints you're working with, and regardless what type of team you're working with. क्योंकि हम सब टीम पे काम कर रहे थे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, we're learning from each other with that model. And I think for me personally, that really, you know, if I retrospect now and think about those times, it personally really trained me to jump into this world and really believe in something and keep working on it, which is, I think, is absolutely fantastic. मेरे ख्याल बड़ी अच्छी बात की आपने, क्योंकि मुझे याद है जब बी बत्तख को हम क्योंकि हम हर हफ्ते एक लफ्ज, एक अल्फाबेट का लेटर लेते थे उर्दू का, तो ते पे पहुंचे तो फिर ये था कि भी तोता ते से क्यों नहीं होता, मतलब ये क्या बात है कि तोता तोए से होता है. तो बी बत्तख जो है ना, वो तो कहने लगे कि नहीं, तोता तो होता ही ते से है, और वो कंपेयर कह रहा कि नहीं भी तोए से होता है, तो पूरा एक फिर गाना बन गया कि तोता तेज से होता है या तोए से होता है, और तोए से क्यों नहीं होता, और तेज से क्यों नहीं होता, और तोए से क्यों होता है. And you know, Shoaib did a kind of a song because he was the voice of the bee batak. और पूरा वो सब लोग कह रहे हैं कि भी, और ये सवाल करना जो एक बुनियादी चीज है, और जो कि बच्चों को स्कूल में कहते हैं कि सवाल मत करो, चुप करके बैठो और सुनो, ये उसको, this was really questioning that. It was also questioning the whole basis of phonetics in alphabets. मतलब कि रे से पहाड़ क्यों होता है कायदे के बीच में, मसलन जो कि एक बहुत बड़ा मुअम्मा है, you know, जिसकी वजह से फिर हमने ग्रोडिंग बुडॉन से एक इमेजिनरी चीज इजाद की कि भी कुछ कोई लफ्ज हो जो कि रे से शुरू हो. So I mean, all of these are things right in the beginning of Akkad Bakkad, जिसमें I think फारूक की जो वो ट्रेनिंग थी और अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई ये सब कुछ कहाँ जा रहा है. And I think that is what his genius was. He took it and he ran with it. Absolutely. Say, you know, that's how Kaliyan occurred actually. It came out of those early things जिसमें आप हर चीज को question करते हो और कोशिश करते हो कि भी उसका कोई logic है कि नहीं है. So Khurram, I'd like to ask you कि भाई आप बताएं कि as an architect, you know, you're so into logic. तो इन लॉजिक से कैसे मुठभेड़ हुई? देखिए, जो मेरे जो दोस्तों ने, इमरान ने, किरण ने, सब लोगों ने बहुत सारा कुछ जो है ना पहले एक्सप्लेन कर दिया. सो मेरी वोकैबुलरी अब में कुछ बाकी बचा नहीं टू ऐड इन. द थिंग व्हिच आई काइंड ऑफ रिमेंबर कि जो कॉन्सेप्ट हमें दिया गया उस वक्त जब हम एक ग्रुप बना रहे थे, the main thing which we learned was कि out of the box कैसे सोचना है. वो जो बीज उन्होंने बोया था ना कैसा साहब ने, और आप लोगों की मतलब अनथक कोशिश और आपने वैरायटी दिखाई थी, उसको हम आगे लेके चले. मुझे याद है कि हम लोगों ने हैंड पपेट्स के अंदर एक्सप्लोर किया, उसके शोज किए. उसके बाद जो सबसे जो मुझे अमेजिंग चीज़ याद है कि हम लोगों ने शैडो पपेट्स किया है, जिसके अंदर वो लाइट्स और उसके रिफ्लेक्शंस के ऊपर हमने एक पूरी डेवलप किया कि उसको किस तरह हम एंगेज करें और उस टेक्निक के अंदर हम किस तरह अपना मैसेज अक्रॉस कर सकें. दैट वाज रियली समथिंग व्हिच
I didn't see that before at that age. It was just shown to me as a concept by Imran or Nadeem Al Hassan. They came up with the concept. We worked on it as a team. रातों को जब सारे अंधेरे हो रहे हैं, मुझे याद है कि मुझे याद है कि एक लाइट के ऊपर दो बंदे थे, दो बंदे आगे डांस करने के ऊपर थे, एक पर्दे के ऊपर था. हम उसको कोशिश कर करके प्रोजेक्ट कैसे करना है और क्या नहीं करना और किस तरह उसके इमेज बन रहे हैं, और उसी वक्त हम उसको बना रहे थे because it was so on the spot. You have to react, you have to fix your odd things, and you have to just stick to your real message. तो उसके अंदर हमने एक्सप्लोर किया. फिर हम याद है कि एज ए टीम हम लोग कागान नारायण गए. नारायण जाके वहाँ पे मेन एक रोड साइड के ऊपर हमने बच्चों के लिए वहाँ पे एक प्रोग्राम किया. सो दैट हैज गिवन अस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है. इफ यू वांट टू डू दिस, there is always a way. And that, as Faisal said, that really helped us in a long way in our professional life. आज भी मैं जब कंस्ट्रक्शन में जाता हूँ, every construction looks like the same कि भाई एक दीवार बनानी है, एक ये करना है, वो करना है, but it's all entirely different. जो भी चीज़ें ख़राब होती हैं, you have to find a solution right there and then, and you find out कि किस तरह उसको करके आप आगे निकलते हैं. And the second point which I wanted to highlight कि जब हम काम किया हम लोगों ने इस वाले सारे ग्रुप ने, तो ऐसा नहीं था कि एक बंदा जो है वो लाइट का इंचार्ज है, एक बंदा जो है वो म्यूजिक का इंचार्ज है, एक बंदा ये करेगा वो करेगा. इट वाज लाइक ए कोलैबोरेटिव अप्रोच कि आज अगर मैं बीमार हूँ तो फैसल जो है वो मेरा काम भी कर लेगा, और कल जब मैं आऊँगा तो मुझे ऐसे किसी को कोई पता नहीं चलेगा कि कोई चीज़ कोई मिसिंग था, या तज़ीन की अगर वो उसने कर दिया तो किसी और बंदा आके उसको उसी तरह कर लेगा. मतलब इट वाज अ टीम एफर्ट कि कोई भी चीज़ जहाँ पे भी गैप है, somebody is gonna come and fill. आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं, पूरा क्लब जो है ना वो आपके कंधों के ऊपर है. That has taught us a massive amount of experience and given us the exposure how the real world works. और later on in life, I think we always remember कि उस वक्त का टाइम हमने किस तरह enjoy किया. I know कि एक puppetry is a media of conveying your message. Everybody liked it, you appreciate it, and that is a real thing. लेकिन we learn as individuals a lot of good things about the way we have done the work. I think you mentioned something very important. क्योंकि हमारे यहाँ भी जब हम मकर बकर करते थे तो ऊपर के हमारा एक ही कमरा था जो कि एयर कंडीशन था, जो हमारा बेडरूम भी था, हमारा लिविंग रूम भी था, हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी था, सब कुछ था. वहाँ पे सारे गाने रिकॉर्ड होते थे. तो शोएब हाशमी तो था, एक डब्बा पतीसा का लेके आता था जो उसका पसंदीदा वो अमृतसरी हलवाई से आता था, बीडन रोड से वो डब्बा आता था. लेकिन शोएब हाशमी के देखते देखते फारूक कैसर और अरशद महमूद जो उसको सफाया कर देते थे. लेकिन एट द एंड ऑफ इट there was a script, there was some music, there was a lyric और कुछ ideas थे, और बीच बीच में शोएब की गालियाँ और बीच में चुटकुले, and the program came to life, through these sessions that we did together. तो वो जो collaboration की feeling होती है जो कि मेरे ख्याल में puppetry का essence है, that is something that all of us learn from, and without it, it is not possible. तज़ीन, सुमेरा तज़ीन, तो आप कनाडा में रहती हो, वहाँ पढ़ाती हो, उससे पहले कराची में you also taught, and you were very much a visual artist. तो थोड़ा सा बताएं, what do you feel was your input and what did you carry away that still brings a smile to your face? क्योंकि मेरे ख्याल में हम सब बड़े हंसे हैं इस सारे एक्सपीरियंस में जिसको puppetry कहते हैं. Day one, from Akkar Bakkar right up to all of you, I think laughter has been at the core of what we do. जी बिल्कुल. सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि मैं शायद फारूक कैसर को नहीं जानती, अंकल सरगम को जरूर जानती हूँ, बचपन से वो ही देखा है. और पहले तो इंट्रोडक्शन पपेट्री का वही था, और फिर असल में NCA में जाके वो चीज़ एकदम से वाज़े हुई कि
परफॉर्मिंग आर्ट एक ऐसी चीज है जिसमें पपेट्री है, और वो हमें क्या कुछ पावर दे सकता है, क्या क्या चीजें हम उससे एक्सप्रेस कर सकते हैं बड़ी कैजुअल फन वे में, और हर चीज इतनी ज्यादा एक्सपोजर मिला कि म्यूजिक भी पता चल रहा है, तो लाइटिंग भी पता चल रही है, पूरी थिएटर की एक चीज खुल के सामने आ गई। और मुझे लगता है वो शायद अभी तक हम अपनी काम में, अपनी चीजों में अप्लाई करते हैं। स्पेशली मेरा जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का, स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरेक्शन, वो मैंने वो एक्सपीरियंस उनको भी दिया। मैंने टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान से शुरू किया था एज ए लेक्चरर ग्रेजुएशन के फौरन बाद, और वहाँ जाके जो है सबसे पहले कुछ वर्कशॉप में आर्ट एप्रिसिएशन पढ़ाती थी। उसमें I introduce puppetry to them just because I was so fascinated by it कि भाई ये एक कोई बहुत ही आला सी चीज है जिसमें बहुत कुछ हो सकता है। तो फिर मैंने उनको वर्कशॉप्स भी कराई, और उसके अंदर काफी सारी चीजें जो है वो मेरे ख्याल से सीखने को मिली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात के सभी सब कह रहे हैं कि टीम वर्क, कोलैबोरेशन, काम कैसे और हंसते हंसाते चीजें कैसे हो जाएंगी, तो उसमें अपनी बातें भी ऐड हो जाएंगी। तो that was fun and I think I still cherish those memories जो अभी तक हैं, और अभी भी सबको देखते हैं तो एकदम से वापस उसी टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, और it's really nice and बस I think this will always remain with us. Truly it will remain with us, I think. Asya, would you like to say a few words about, did that puppetry experience, did it play a role in your relationship with your partner who you ended up with? Can I ask that question? Really, I'll have to be true to that. Ma'am, I think it played a role with my relationship with everyone who's there right now, including you, Imran, Nadeem, Faisal, Tazeen, Kiran, till date, Sumaira, Tazeen, of course, Khurram, and I'll mention Akbar, Zafar, Zakat. A lot of people were not right now joined in or with us. I think सबके साथ एक बहुत special bond है. Like Sumaira Tazeen just said, कि अभी भी देख के बहुत you know transported back to those days when we were all working late hours. Nadeem की डांट पड़ रही है, इमरान भागते फिर रहे हैं बगैर किसी से बात करते हुए, सर झुकाए इधर उधर, and he's busy doing everything. Those days, I think you can't bring them back. They brought great relationships, fantastic friendships. Everyone has mentioned what we have learned from it, and I think we take away each and every day वो जो experience था, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा on a younger at an age जब हमें पता भी नहीं था कि हम लोग क्या सीख रहे हैं. When you were teaching, we probably half of the time won't understand what you're trying to tell us, but it takes years to come to know, oh, that's what was going on. And the penny drops later on, and that's the reality. चाहे हम जो मर्जी कहें अब, Nadeem ने जिस तरह एक चीज को, you know, he put together, he took us. I still remember very fondly the day we went for a recording. I think Nadeem को याद है, इतनी डांट पड़ी, ma'am. He wanted me to sing Besura. And I can't sing a single note in abhi bhi main nahi ga sakti. But that day I couldn't sing. And I think Kiran tried. We all tried. In the end, my voice was actually Nadeem's. Nadeem sang that song, which I was the character. And he sang Besura that day. And he did so amazingly. Imran ke saath, the way everything went ahead in the coming years. And I think we all took it one step ahead of what you guys had pioneered. And I wish today we were talking about people who had taken it further, but I suppose that is still happening somewhere, which can be acknowledged. We've seen a lot of things over the years in our lives around the world. Jahan pe shadow puppet ka aaya, yahan phir black light, when I think I saw it the first time we were traveling somewhere and somebody doing it and said, oh, ye to bahut primitive stage mein kar rahe hain. We did it quite ahead many, many years ago. And I remember Khurram and I discussed it there, and then I said, oh, no, we did so much better. The shadow puppets, or the thing that Waqar and Faisal used to do with that
Zakir Hussain ki music ke upe they used to come, and there was this Japanese type outfits which were made, and we stitched them. It's amazing. Akbar ke saath, I was reminding Khurram today, Akbar ke saath we did this huge life-size puppet. We were given this, I don't know how we got it, but and it was supposed to parade. और आज खुरम हमें याद कर रहे थे अकबर को कि how much fun we had. वो जैसा बना जैसा बन था वो था, लेकिन amazing time. So yes, it eventually played role in my relationship, if you want to say. Very important. I'm not talking about all the other people who ended up together, okay? So Zafar Marwat, who graduated as a graphic designer, and he is still living and working in Lahore, and doing very well. He does event management, which I think is something perhaps which is connected to what he did with all of you. And he does a lot of multitasking, which to me is exactly what puppetry teaches you. And Zaka, who practices as an architect. He lives, loves, and works in Islamabad. Though I do believe Islamabad is not a great place for loving, but still, I suppose he manages. So we'll hear from him also. And last but not least, Nadeemul Hasan is सारे मसले की जड़, or the one who had the grand idea. He graduated in '93 as an architect, and he's doing architecture on the face of it. But I'm sure this must be a time for self-reflection, Nadeem, क्योंकि बहुत, you were guilty of doing this, and ये सही है कि आपने कुछ लोगों का इंतखाब किया और फिर आपने वो सब कुछ उनके साथ किया जो मेरे ख्याल में किसी जमाने में शोएब हाशमी ने किया था अपनी टीम के साथ, कि मार पीट के लड़ झगड़ के गालियां दे, गाली गलौच वगैरह वगैरह, और इस पॉइंट तक where suddenly something starts happening. तो बताओ ये ख्याल कैसे आया और फिर इसको लेके कैसे चले, और आज जब सोचते हो तो what does it mean? सलीमा, इस गुनाह में आप भी शामिल हैं. मुझे याद पड़ता है, शायद आपको याद ना हो, मैं स्केट डायरेक्टर हुआ करता था और मुसलसल मैं स्केट करता था. और आपको वो ज़माना अगर याद हो, या कलाम, आधे स्केट्स हमारे सेंसर हो जाते थे. तो मैं 7 फंक्शंस कर चुका था, 7 शोज डायरेक्ट कर चुका था, और ये 7वां शो था और हम कर रहे थे कोई स्केट. और उस ज़माने में ऐसे नहीं होता था कि जो स्टूडेंट हैं वो जो स्केट करना चाहें कर लें, तो वो रिव्यू होते थे. तो आप आई थी और आपके साथ समीना अहमद थी. हम एक स्केट कर रहे थे और वो आपको लगा कि बड़ा सख्त है और ऐसे नहीं होना चाहिए. और वो चूंकि उस ज़माने में मैं जवान था, थोड़ा सा ज़्यादा, तो मैं बड़ा एडमेंट हो गया कि नहीं ये तो हो के रहेगा. और फिर हमारा जो ठूस हुआ वो इस बात पे कि ये वाला स्केट जो है ये पपेट्स में कर दो. तो समीना उस ज़माने में होती थी अलहमरा में, और उन्होंने हमें वो पपेट्स दे दिए और हमने विद इन 2 days वो पहला शो स्टेज पे जो स्केट किया था वो पपेट्स में किया था. और वो बड़ा हिट हो गया और मैं बड़ा खुश. मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब ये वो चीज़ थी जिसके ऊपर मुझे गालियाँ पड़नी थी, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि पीछे कौन है. तो बात वहाँ से शुरू हुई थी. और उससे पहले मैं बहुत स्केट कर, मेरा ख्याल में 200-250 स्केट डायरेक्ट कर चुका था. तो मुझे लगा कि यार ये जो मैं पहले करता रहा, अब मैं इसमें और कुछ कर नहीं सकता, तो लेट्स डू पपेट्री. और वहाँ से बात शुरू हुई और मुझे बहुत इसके अंदर पोटेंशियल नज़र आया. फिर इमरान को साथ मिलाया और बहुत सारे लोग फिर आते गए, और हम लोग शायद बहुत लकी थे, और ऐसा कुछ होना ही था एनसीए की हिस्ट्री में कि एक साथ इतने सारे क्रिएटिव और हम ख्याल लोग आप जमा कर पाए किसी तरीके से. सारी बहुत क्रिएटिव. और मैडम अगर आपको याद हो तो वो हम लोगों ने, मेरा ख्याल है विद इन 6 months हमने परफॉर्म किया था इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल में, और हमें इंटरनेशनल रीला मैरिनिटी अवार्ड लिया था हमने. तो बेसिकली कुछ किस्मत. और मैं एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगा एनसीए को, कि एनसीए में जो डिग्रियां हमें मिलती हैं कि ये आर्किटेक्चर है, ये डिज़ाइन है, ये फाइन आर्ट है,
हम उससे कहीं ज़्यादा सीखते हैं। आप देखिए कि जो फारूक साहब थे, उन्होंने कोई फॉर्मल डिग्री एनसीए में नहीं ली थी पपेट्री की, लेकिन वो क्या नाम है, वो हम सबको आज तक इंस्पायर कर रहे हैं। उन्होंने उस वक्त हमें इंस्पायर किया था, तो आज से 29 ईयर्स बैक पपेटियर्स बना था और वो आज तक है। और एनसीए की एक बहुत बड़ी बात है कि वो जो हम डिग्री, जिस डिग्री के लिए हम जाते हैं, उसके अलावा भी हमारे अंदर बहुत कुछ इम्प्रेस कर देता है एनसीए। आप देखिए जो हमारे पाकिस्तान का जितना मीडिया है, उसके अंदर हमारी हमेशा ही कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन होती है। मेड बी नैयर नूर, तन्हाइयाँ की हीरोइन, और आज भी अली जफर। तो एनसीए का अपना एक कंट्रीब्यूशन है, और फारूक कैसर उसकी स्ट्रेंथ का एक हिस्सा थे। ऐसा मैं ये समझता हूँ, और हमारी बातों से भी ऐसा लग रहा था कि ये कोई आइसोलेशन में चीज नहीं हुई थी। अगर फारूक कैसर उस वक्त वो नहीं करते, अगर आप लोग अक्कड़ बक्कड़ नहीं कर रहे होते, तो मैं वो 200-250 स्केच नहीं कर पाता। तो वो एक स्ट्रिंग है जो चलती चली आ रही है, एंड आई होप एंड विश कि ये कहीं पे टूटे नहीं, मुझे लगता भी नहीं है कि टूटेगी। और पपेटियर्स की जो बात है वो ये कि हम लोगों ने फारूक साहब की लेगेसी को आगे बढ़ाया था, और हमने बहुत ज्यादा काम किया टेक्निक से। हमने परफॉर्म किया था 10 अक्टूबर 1992 को हमने पहली दफा परफॉर्म किया था इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल में। तो उस वक्त तक हम अदर देन ग्लव पपेट 3 और टेक्निक्स में परफॉर्म कर रहे थे, और वो फिर आगे बढ़ता चला गया। फिर हमने ब्लैक लाइट की, और जैसे ये सारे ये लोग सब बोल रहे हैं कि डार्ट डपट एंड ऑल दैट, लेकिन ये लोग बहुत क्रिएटिव लोग हैं। या मुझे मेरा ख्याल है कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने इंट्रोडक्शन कराया है, दे आर वेरी वेल प्लेस्ड, दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। तो ये एक लकीली हमें एक ऐसी टीम मिल गई जिसने ये एक मौजज़ा कर दिखाया, एंड आई विश एंड होप कि ये आगे भी होता रहा। और मेरा ख्याल है आप जैसे लोग जब होंगे, क्योंकि मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमारी टीचर्स ने, इंक्लूडिंग यू। मुझे याद है सलीमा के बारे में शायद कुछ पपेटियर्स को ना पता हो, क्योंकि वो शो जब हम कर रहे थे तो सारे लोग नहीं थे। हम नारायण में एक शो कर रहे थे, नारायण में जो झील सैफुल मुलूक की पॉल्यूशन के ऊपर एक शो करने गए, और एनसीए ऑफ था और लोग नहीं थे, और सिर्फ 8 लोग हम थे जिन्होंने वो परफॉर्म किया था। और उसके अंदर हमको एक गाना करना था, और अयाज भाई साहब जो थे हमारे म्यूजिक डायरेक्टर होते थे, वो कराची में थे, और बड़ा फंस गए थे, अजीब से फिक्स में आ गए थे। तो सलीमा ने हमें सपोर्ट किया था। पता नहीं सलीमा को याद भी हो या नहीं, लेकिन हमने इन्हें बुलाया था। कॉलेज बंद था, छुट्टियां थी, हम वो जो कार्ड, कॉलिंग कार्ड से कॉल किया था और मैडम को बुलाया था। तो वो जो अब बड़ा मशहूर गाना बाद में वो हुआ था, जीने दो भाई जीने दो, वो सलीमा ने अप्रूव किया था। ये तो मुझे बिल्कुल याद नहीं, मगर तुम्हारे साथ, तुम्हारे ऊपर जो सेंसर लगे थे वो मुझे बिल्कुल याद है। मुझे ये भी याद है तुम्हारे साथ कितनी आर्ग्यूमेंट हुई थी, क्योंकि एक तरफ प्रिंसिपल और वो पूरी एक एडमिनिस्ट्रेशन थी, तुम लोग दूसरी तरफ थे, और बीच में मैं थी। एंड आई हैड टू, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर ये चीज़ जो है बड़ों की नज़र में आ जाती है तो कॉलेज को बहुत खतरा है, और ये ना हो कि जो आज़ादी है वो भी ले ली जाए। और आप लोगों का था कि भाई हमारी आज़ादी, इजहार की वो पाबंदियां जो हैं वो बिल्कुल हमें कबूल नहीं। And I could see both points of view, so I had to do this kind of foxtrot, 2 steps forward, 2 steps back. So मेरी negotiating skills का काफी ये, it was a test. But I thought of puppetry because puppetry is how we managed in the most difficult of times. और वो आपको ये चीजें समझ में आ जाती हैं कि ये आपको किस तरह से करना है, और क्यों कर बात जो है वो कहीं भी जाए और इंटेग्रिटी भी कायम रहे क्रिएटर की, परफॉर्मर की। लेकिन एज माओ ज़ेडुंग यूज्ड टू से, यू हैव टू आउटलिव योर एनिमीज। तो आपको जिंदा भी रहना है और अपनी बात भी कहनी है। And I think puppetry gives you that space, and it gives you that opportunity. And I salute all of you, Nadeem, Imran, and your whole team, because you
have paid tribute to the one person who brought us this joy, but also carried the ideas forward. You know, Jab Farooq, you know, because he was so wonderful in the way that he used to say his शायरी, जब बकर बकर में मुझे याद है जब उसने भालू बनाया था जो कि शेर कहता था, तो वो उसका एक था कि फकीरा फकीरी बड़ी दूर है, जितनी ऊंची खजूर है, चढ़ गए तो बेड़ा पार है, टह गए तो चिकना चूर है. मतलब इस किस्म के शेर जो था वो भालू बोलता था. In a way we were making fun of the pomposity of poets, which being the daughter of a poet I enjoyed very much. लेकिन जो था ना कि उसका आज हमने इसका उन्वान रखा था इस प्रोग्राम का, मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, और मेरे ख्याल में ख़त्म भी उसके ऊपर ही करेंगे. मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, मेरा दिल हैरान है, मेरे घर में फाका है, उसके घर में नान है. मैं भी पाकिस्तान हूँ, वो भी पाकिस्तान है. I think to remember Farooq, his humanity and what he felt about the society that he was born in, that he lived in, and today that he is being celebrated in. और बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने ये tribute pay किया, because we owe him that and we owe it to us, to all of us. Thank you so much. और जहाँ जहाँ भी आप लोग हैं, NCA वाले और नॉन NCA वाले और हंसने वाले हंसाने वाले, जीते रहिए और हमारे साथ रहिए.